जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो बोर्ड द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे। जो आने वाले जो परीक्षा है उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इसको किस तरह से और बहुत ही कम समय में हम परीक्षा हॉल में आप बना कर आएंगे, इसके लिए हम आपको एक कंसेप्ट देंगे और इस कंसेप्ट को आप अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि √3, ऑप्शन बी कह रहा है 2√2/√2 और ऑप्शन सी कह रहा है 4 + √5 और ऑप्शन डी कह रहा है √6। तो देखिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट ये समझना होगा कि आखिर परिमेय संख्या होता क्या है। तो देखिए वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए जी, तो पूर्णांक होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q के जगह पर आप 0 नहीं लिख सकते। अब पूर्णांक क्या हो सकता है जी, तो आप जानते हैं कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य यही पूर्णांक होते हैं। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं और ऑप्शन देखिए ये √3 है। आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी संख्या ऐसे रूट में है, इसका मतलब हो जाता है इसका पावर 1/2, और इस कारण से 1/2 जो है पूर्णांक नहीं है और इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा। फिर देखते हैं ऑप्शन बी पर। तो देखिए ऊपर भी √2 है, नीचे भी √2 है। जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2, और इसका मतलब है कि ये पूर्णांक है और यह परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ने की कोनो जरूरत नहीं है। ऐसे देख लीजिए यहाँ पर ये रूट में है, इसका मतलब ये नहीं होगा परिमेय संख्या। ये भी रूट में है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। कभी कभी आपको भुलाने के लिए ये रूट वाला दे देता है। जैसे मान लीजिए कह देता कि √4 बताइए, तो √4 यानी 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न 2 नंबर जो है, कह रहे निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। यहां पर आपको बहुपद पहचानना है कि कौन बहुपद नहीं है। यहां पर कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि बहुपद क्या होगा जी, तो कभी भी जब चर का घात क्या होना चाहिए जी, तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, और उसका गुणांक कोई भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यानी घात जो हो चर का वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में देखते हैं। यहां देखिए चर जो है इसका पावर 3 है, यहां जो चर है उसका पावर 2 है, यहां जो चर है उसका पावर 1 है, और यहां देखिए ये अचर पद है, इसका मतलब इसके साथ जो चर है उसका पावर 0 हो गया है। अब देखिए 3, 2, 1, 0 ये सबके सब क्या है जी, पूर्ण संख्या है, और इस कारण से यह बहुपद होगा। लेकिन प्रश्न में ध्यान से देखिएगा तो पूछ रहा है कौन नहीं है, इसका मतलब ये जवाब नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी कह रहा है x है +1/x। ध्यान से देखिएगा तो यहां पर पावर 1 है, लेकिन अगर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब होता है x के पावर -1। नीचे जो पावर है 1 अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है जी, पावर माइनस में हो जाता है, और ये -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हमारा आंसर यही होगा कि x + 1/x का है जी बहुपद नहीं है। चलिए ऑप्शन डी में देख लीजिए। यहाँ पर पावर x का क्या है, 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 0 है। तो ये सबके सब 2, 1 और 0 का है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए में देख लेते कि पावर 2 था, यहाँ पर 1 था, वहां पर 0 था, इसका मतलब ये भी बहुपद है, और कुछ प्रश्न में कह रहा है कि बहुपद नहीं है, पहचानना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α जोड़ 1/बीटा का मान बताना है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इस तरह से ये कंसेप्ट क्या कहता है
कि आपको भिन्न का जोड़ करना है, सिंपल जैसा ये होता है। देखिए अल्फा और बीटा है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहां इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा बीटा, और प्लस इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा। और ये आप ध्यान दीजिएगा प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, और यानी कि हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। अब आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बट्टा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ए से ए खत्म हो गया, आ गया कितना, माइनस बी बट्टा सी। अब ये कहां से लिखेंगे, माइनस बी और ये सी, तो ये है, तो चलते हैं बहुपद में। और बहुपद कह रहा है कि बी क्या होता है जी, तो जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, और जो अचर पद होता है वही c होता है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस तो फॉर्मूला का है और b का मान 1 है। अब देखिए c का मान भी क्या है, 1 है, अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऑप्शन में खोज लीजिए -1 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है वो 4 नंबर। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है। तो देखिए इसके लिए एक कंसेप्ट याद रखिएगा हमेशा कि ये पाद क्या होता है, पाद कहेगा या चतुर्थांश कहेगा, क्या कहेगा, चतुर्थांश कहेगा। तो बात दोनों बराबर है, इसका मतलब होता है किसी भी समतल सतह को अगर 4 बराबर भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या पाद कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से कंसेप्ट है, ये ध्यान दीजिए, ये x है और ये x डैश है, ये y डैश होता है, y होता है, और जहां दोनों अक्ष काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये होता है प्रथम चतुर्थांश कहिए या प्रथम पाद कहिए, ये द्वितीय होता है और ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x जो होता है प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, इधर y प्लस में होता है, इधर y माइनस में होता है। इसका मतलब अब देखिए ध्यान से, अब कह रहे हैं कि माइनस में है, पहले जो होता है वो x का वैल्यू होता है और बाद वाला जो होता है वो y का वैल्यू होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, और माइनस किस में है, जो x है तो इधर होना चाहिए, और y जो है प्लस में है, इसका मतलब इधर और ऊपर, यानी इसमें होना चाहिए -4 और 3। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन खोजिए जो द्वितीय चतुर्थांश हो, तो द्वितीय चतुर्थांश क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है जी कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो, tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान बताना है। अब तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था, क्योंकि आपको अगर थीटा का मान याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखिएगा, जैसे ही आपको थीटा का मान याद है तो आपको याद करना पड़ेगा कि आखिर tan थीटा में ये √3 कहाँ आता है। तो tan थीटा में आप जानते होंगे कि √3 जो होता है किसका वैल्यू होता है जी, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए tan से tan खत्म, थीटा बराबर का आ गया जी 60 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 60 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही आसान है, काफी आसान है। और देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में कह रहा है आपसे कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल संबंधित हम कंसेप्ट बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर से बता देते हैं, याद रखिए यहां पर अगर क्या दे, भुजा दे, भुजा दे, परिधि दे, परिमाप दे, किनारा दे, ठीक है, और इधर का कुछ दे, क्षेत्रफल दे। हमेशा आप जानते हैं कि कभी भी मात्रक जो लिखते हैं, भुजा का, परिधि का, परिमाप का या किनारे का, या तो सेंटीमीटर में लिखेंगे या मीटर में लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि इसका घात जो होता है 1 होता है, लेकिन जब क्षेत्रफल लिखते हैं तो इसका घात क्या होता है जी, 2 होता है।
इसका मतलब क्या है जी कि यहाँ पर अगर मीटर है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आपका प्रश्न में कह रहा था कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, यानी 4:1 दिया है। अब बताइए इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। अब रूट हो जाएगा तब रूट निकाल दीजिए इसका, तो 4 1 का, तो 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा, और 1 का रूट 1 होगा। अतः हमारा आंसर हो गया 2:1। चलिए बहुत ही आसान है, 2:1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है 7 नंबर देखिए। 7 नंबर कह रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है। चलिए इसको साथ साथ में फिगर बनाते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि कोई वृत्त है, चलिए मान लेते हैं ये वृत्त है। अब कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये क्या है जी, तो वृत्त की स्पर्श रेखा है जो 24 सेंटीमीटर है। आगे देखिए कह रहा है केंद्र से Q की दूरी, केंद्र से Q की दूरी, यहां मान लो Q है, ठीक है, तो केंद्र से इसके बीच की दूरी कितना है जी, दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। कितना जी, तो 25 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है प्रश्न में कि वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है, तो यानी कि ये पूछ रहा है हमसे। एक बात यहां कंसेप्ट सीखिए आप कि जब भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर रेखा खींचा जाता है तो वो क्या होता है जी, स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है। तो स्पर्श रेखा के साथ ही कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। स्पर्श रेखा के साथ केंद्र से डाला गया स्पर्श बिंदु पर जो रेखा होता है क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए जब 90 डिग्री का कोण बनाया तो यह एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और इस प्रकार से ये जो 25 है ये क्या बन गया, कर्ण बन गया। और ये जो बगल में है वो आधार हो गया, तो ये लंब हो गया। और इस प्रकार से अगर हमें निकालना हो तो हम त्रिज्या के लिए क्या निकाल सकते हैं जी, तो रूट अंडर ये 25 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 24 का स्क्वायर। कोई भी देखिए अगर आपको कर्ण दिया हो लंब और आधार में से कोई एक दिया हो, लंब पूछे या आधार पूछे, और कर्ण और या लंब और आधार में से कोई एक दिया हो, तो हम क्या करते हैं कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा देंगे तो आधार का स्क्वायर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर था तो इधर गया तो रूट हो जाएगा। और इस प्रकार से हमें 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर लिखेंगे। और इस तरह से देखिए 25 का स्क्वायर करिएगा तो 625 होगा, और 24 का स्क्वायर करिएगा तो 576 हो जाएगा। और यहाँ से आप घटा सकते हैं, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 1 बचा, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पर खत्म। अब ध्यान दीजिए 49 का रूट निकल जाएगा, क्या निकलता है, तो 7 आ जाता है। और इस तरह से अब देख लीजिए ऑप्शन में जो त्रिज्या होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या था, ये यहाँ पर केंद्र था और ये परिधि पर था, ये परिधि पर था, ठीक है, और ये बाहर था, तो ये 25 था, ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये 24 था, ठीक है, तो यहां से आप बना सकते थे, ये 24 था, ये 24 था मान लो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मान लो कि लंब हो गया। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट लगाते थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है जी, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और इसी फॉर्मूला पर ये बना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और प्रश्न है 8 नंबर। कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है आपको। तो पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो अब 5 को संख्या लेना है, तो लेंगे 0 1 2 3 4
कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। और इस तरह से देखिए बन जाएगा। माध्य कैसे निकालते हैं जी, तो जो औसत का फॉर्मूला लगता है वही आप माध्य में यूज कर सकते हैं कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यानी जब हम लिखेंगे 5 को पूर्ण संख्या तो क्या होगा जी, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। यहां से 5 पूर्ण संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो जाएगा जी, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब माध्य बराबर निकालेंगे, माध्य बराबर जब लिखेंगे तो क्या करेंगे जी, तो कुल प्रेक्षण का योग अब बटा हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। अब यहां से देख लीजिए 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, अब बट्टा में क्या होगा, 5 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 4 3 7 और 2 9, 9 1 10, 10 बटा 5 यानी 5 दूना 10, यानी आंसर जो होगा क्या हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन में खोज लीजिए 2 है, हाँ है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। क्या कहलाएगा, यानी y अक्ष से, समझिए कंसेप्ट समझिए। कह रहा है कि किसी बिंदु की दूरी किससे, तो y अक्ष से देखना है। तो y अक्ष से जब देखना है, समझ लो कि ये मान लो कि ये है अक्ष, ठीक है, ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। और जहां दोनों अक्ष काटते हैं उसे क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। यहां से देखिए कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो मान लो कोई बिंदु A है यहाँ पर और यहाँ y अक्ष से दूरी देखना है, तो बताइए किसका वैल्यू बताएगा, तो y अक्ष से दूरी जितना दूर जाएगा वो x का वैल्यू बताएगा। चाहे वो दूरी इधर हो सकता है या यहाँ पर बिंदु है हो सकता है या इस साइड में हो सकता है, दोनों तरफ क्या बताएगा जी, x का ही वैल्यू बताएगा। तो अतः हमारा आंसर देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, कह रहा y निर्देशांक, बिल्कुल नहीं, x निर्देशांक, तो ये सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x निर्देशांक हो जाएगा। अगर यहाँ पर भुज लिख दिया रहता तो हमारा जवाब भुज भी हो सकता था, ठीक है। y अक्ष का दूसरा नाम कोटि होता है और x अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ध्यान से देखिएगा, तो हम फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ देखिए इसके गुणांक में 9 है ना, तो 9 को पहले हम लोग क्या ले लेंगे जी, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा जी, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं इसका वैल्यू 1 होता है, और इस प्रकार से 9 एकम 9 हमारा क्या हो जाएगा जी, तो आंसर हो जाएगा। अब 9 देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 9। और इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो आज के ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था और हम लोगों ने 10 प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। जय हिंद।